हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। दोस्तों, हमने मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट किया है और इसके दो क्लासेस हो चुके हैं। पहला क्लास जो था सिर्फ वो इंट्रोडक्शन पे था, एंड जो सेकंड क्लास था वो हमने पढ़ा था वार ऑफ सक्सेशन। लेटर मुगल्स जो आते हैं तो उसमें जो है अनसर्टेनिटी रहती है कि थ्रोन किसके पास जाएगा, तो वहाँ पे वार ऑफ सक्सेशन होता है। एंड पूरे जो लेटर मुगल्स है उसको देखा था हमने। उसके जो पॉलिटिकल टर्मोइल रहते हैं वो एंड जो है धीरे धीरे जो है मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर जाते हैं, तो हमने उसको पढ़ा था। तो आज जो है हम पहले उसको रिवीजन कर लेंगे एंड फिर जो है हमारा जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। रीजनल स्टेट से स्टार्ट करेंगे, जो धीरे धीरे जो जब मुगल एम्पायर जो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है धीरे धीरे बहुत सारे जो किंगडम है बनने लगते हैं। मराठा किंगडम, हैदराबाद, मैसूर, सिख किंगडम, तो इस टाइप की चीज़ें किंगडम जो राइज होने लगते हैं, तो सबको हम देखेंगे कि उसका एवोल्यूशन कैसे होता है। एंड जो है जो लेक्चर 2 के बाद जो है हमने 10 क्वेश्चन कराए थे, तो उस के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आपने अगर नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए एंड उसका नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि आपने जो है उसको क्लास किया है, और जो जब रिवीजन करेंगे तो इजीली आपको क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम जो है लास्ट क्लास में जो कुछ भी पढ़ा था पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने लेटर मुगल एम्पायर्स को पढ़ा था। तो आपको पता होगा कि जो 6 ग्रेट एम्पायर थे तो उन्हें ग्रेट एम्पायर कहते हैं मुगल एम्पायर्स के। और उसके बाद जो है औरंगजेब के बाद जो रूलर्स आते हैं तो उसको लेटर मुगल्स कहते हैं। मतलब वो काफ़ी उतने जो है स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और यहाँ पे ना ही एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, ना ही उतना चीज़ जो है काफ़ी अच्छी थी। और ये धीरे धीरे जो है अपने जो है डिक्लाइन पे जाते हैं। तो जो है औरंगजेब की डेथ के बाद पहला जो राजा बनता है उसका बेटा बनता है मौजम शाह, मौजम बनता है। और यहाँ पे एक्चुअली ये होता है कि वार ऑफ सक्सेशन होता है, उसके 3 बेटे होते हैं। तो हमने इसको जो है लास्ट क्लास में देखा था। तो बहादुर शाह जो है मौजम उसका नाम रहता है, बहादुर शाह के नाम पे वो गद्दी पे बैठता है। देन उसके बाद आते हैं जहांदर शाह, फिर आते हैं उसके बाद फारूक सियर, और फारूक सियर के बाद 2 लोग आते हैं, रफ़ीउद्दौला एंड रफ़ीउद्दौलाजाद, लेकिन दोनों को जो है लंग्स की बीमारी होती है तो वो मर जाते हैं। देन उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह। तो ये 4 के क्रोनोलॉजी एक बार साथ में याद रखेंगे कि जो है बहादुर शाह एंड जहांदार शाह एंड फारूक सियर एंड मोहम्मद शाह। तो इनके जो टाइम पे जो है बेसिकली क्या क्या पॉलिसी, क्या क्या चीज़ें हुआ, तो वो एक बार देख लीजिए। पहले आप याद कीजिए कि जो है औरंगजेब को जो डेथ हुआ था, तो औरंगजेब की जो नीति थी तो वो नीति क्या थी उसकी, टॉलरेंट नीति थी, हिंदू के जो पक्ष में अच्छी नीति नहीं थी। तो यहाँ पे जो है ये क्योंकि बहादुर शाह आया अपना जो है वार ऑफ सक्सेशन के बाद आता है, और यहाँ पे जो है ये नॉवेल्स की सपोर्ट वगैरह लेने के लिए जो है यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें अलग अलग करता है। तो सबसे पहला करता है कि ये टॉलरेंट पॉलिसी अपनाता है और हिंदुओं के साथ, एंड जो है सिख के जो गुरु होते हैं 10वें गुरु, उसको हाई मनसब प्रदान करता है और उनके साथ अच्छे जो है नाता रखते हैं। एंड इन्होंने जो है मराठा के साथ ये करते हैं कि जब औरंगजेब होता है तो वो जो है साहू की माता और साहू जी को जो है कैप्चर कर लेते हैं, वो मुगल कैप्टिविटी में रहता है। तो बहादुर शाही इनको जो है मराठा किंगडम के जो साहू जी है उनको रिलीज़ करते हैं। और यहाँ के बाद जो है उनका रिलीज होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है कि उनके रिलीज होते ही जो है साहू जी जब रिलीज होते हैं वहाँ से, तो एक मराठा किंगडम का इस्टेब्लिश करते हैं। तो वो इसलिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ों को याद रखना कि उसके रिलीज होने के बाद क्या हुआ। तो साहू जी को रिलीज़ करते हैं बहादुर शाह। और फिर हमने देखा था कि जो है बहादुर शाह की जो डेथ के बाद है बहुत सारे जो है जो नॉवेल्स के ग्रुप इवॉल्व होते हैं, ईरानी, तुरानी, अफ़गानी एंड हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी में 2 भाई थे जिसे जो है किंग मेकर कहते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, मुगल एम्पायर के बाद के टाइम पे। तो कौन से 2 ब्रदर्स हैं, एक है अब्दुल्ला खान और एक है हुसैन अली। तो ये 2 भाई है, फिर ईरानी, फिर तुरानी, अफ़गानी, ये सारे जो है नॉवेल्स इवॉल्व होते हैं और ये अपने हिसाब से जो है चीज़ें वर्कशॉप्स चलाते हैं। एंड जो है सैयद ब्रदर की सहायता से आते हैं जहांदार शाह। तो जहांदार शाह के टाइम पे कुछ चीज़ें याद रखेंगे कि इजारा सिस्टम जो था, इजारा बेसिकली एक लैंड होता था, फार्मिंग लैंड, रेवेन्यू फार्मिंग कह सकते हो आप। तो इसको इंट्रोड्यूस करता है। और इसके बाद जो है सिख के साथ अच्छा रिलेशन रहता है, लेकिन जो वहाँ पे बंदा बहादुर आते हैं, सिख के मिलिट्री कमांडर होते हैं जो सिख को यूनिफाई करना चाहते हैं, तो उसके साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं रहता है, लेकिन सिख के साथ गुड रिलेशन रखता है जहांदार शाह। तो एवेल्यूस करता है जजिया को। तो हमने ये सब चीज़ें जो है लास्ट क्लास में देखा था। एंड जो है फारूक सियर से रिलेटेड चीज़ें कि जो है इसके टाइम पे जजिया अभी भी एवेल्यूस रहता है, और इसने जो है बंदा बहादुर को इम्प्रिजन कर लिया है। एंड 1717 में जो है रॉयल फरमान प्रदान करता है जो टैक्स फ्री जो है ट्रेड करेगा। तो फारूक सियर से रिलेटेड रॉयल फरमान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और बंदा बहादुर को उसने जो है कैप्चर कर लिया है। अब जो है फारूक सियर को बोलते हैं तो फारूक सियर को बोला जाता है घृणित कायर। तो इन लोगों का जो है एक एक आप अगर ये देख ले कि टाइटल जो है पहला का नाम है बहादुर शाह, तो उसे बोला जाता था साहे बेखबर।
साहिब बेखबर बोला जा रहा है, और जो यहाँ पे फारुखसियर है उसको बोला जाता है घृणित कायर, एंड जो जहांदार शाह है उसको बोला जाता है लंपट मूर्ख। तो आप इनके टाइटल से ही इमेजिन कर सकते हैं कि ये ना ही उतना स्ट्रॉन्ग लीडर होंगे, ना ही अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे रखे होंगे, ना ही ज़्यादा कुछ बेटर हुआ होगा इसके टाइम पे। तो फिर हमने देखा था कि मोहम्मद शाह के टाइम पे तो यहाँ पे एक निज़ामुल हक होते हैं जो सपोर्ट करते हैं इनको, और उनके निज़ामुल मुल्क की हेल्प से जो है ये जो है तो 1720 में जो है सैयद ब्रदर्स को मार देते हैं, क्योंकि सैयद ब्रदर्स जो है इंडियन जो हिस्ट्री में है किंग मेकर के रूप में प्रचलित आते हैं, और वो जब चाहते हैं कि तो किसी को भी थ्रोन में बैठा देते हैं, और जब चाहे वो थ्रोन से हटा देते हैं। देन उसके साथ आते हैं अहमद शाह। तो याद कीजिए कि अहमद शाह के जो पैरेलल था अफगानिस्तान में कौन था, अहमद शाह अब्दाली था। अहमद शाह अब्दाली हुआ करता था, और जो है अहमद शाह अब्दाली जो आया था इंडिया में कब कब आया, वो जो है लगभग 8 बार आया है। तो 1749, 52, 57, 59, 61 जो है, फिर 1761 में जो आता है तो यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। तो ये डेट आपको पता होना चाहिए 1761, क्योंकि ये डिसिसिव बैटल रहता है। तो ये सब चीज़ें जो होता है अहमद शाह अब्दाली के जब आते हैं, तो ये अहमद शाह हुए। और ये जो लिस्ट है लेटर मुगल्स के हैं, तो इसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो हमने जैसा कि देखा था कि बहादुर शाह जो है 1707 से 1712 तक रूल करता है, और इसको जो है साहिब बेखबर कहा जाता है कुफी खान के द्वारा, और ये 45 साल का जो है ओल्ड रहता है, और इसी ने जो है साहू जी को रिलीज़ करता है। एंड जो है बहादुर शाह के बाद जो है जहांदर शाह को गद्दी मिलता है यहाँ पे सैयद ब्रदर के जो हेल्प से। तो जहांदर शाह के टाइम पे कुछ काम होते हैं, जैसा कि इजारा सिस्टम आता है। तो हमने वहाँ पे देखा था कि इजारा सिस्टम इज़ रेवेन्यू फार्मिंग। उसमें ये होता था कि जो हाईएस्ट बिडर होता था, जो जितना बिड लगाएगा उस हिसाब से जो है उसको लैंड दे दिया जाएगा, और वो जो है ईयरली उतने पैसे जो है क्राउन को ला के देगा, जो एम्पायर है उसको ला के देगा। एंड जो है इसने जहांदर शाह ने जजिया को एबोलिश कर दिया था। एंड जो है जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। तो इनके टाइटल्स याद रखने हैं, बहादुर शाह साहिब खबर और जहांदर शाह लंपट मूर्ख। जो फारुखसियर जो है इसको घृणित कायक इसका टाइटल है फारुखसियर का। तो फारुखसियर के बारे में याद रखेंगे 1717 में जो है रॉयल फरमान मिलता है, ब्रिटिश कंपनी को देता है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा को जो है फ्री ट्रेड जो है उसका राइट देता है कुछ एम्पल अमाउंट के बदले में। और इसके बीच में 2 लोग होते हैं, रफ़ीउद दौला एंड रफ़ीउद राजा। तो उन लोगों का ज़्यादा कुछ रोल नहीं होता है, और वो एक ही साल के मतलब में कुछ महीने तक रूल करते हैं, और वो फिर मर जाते हैं क्योंकि उनमें उनके लंग्स में प्रॉब्लम होती है। तो आप समझो कि अगर किसी के वो राजा के लंग्स में प्रॉब्लम हो रहे हो, तो फिर वहाँ पे समझो कि मेडिसिनल एक्टिविटीज़ जो है साइंस टेक का क्या हाल हुआ होगा, है ना। तो यहाँ से हम ये सब चीज़ को समझ सकते हैं। एंड जो है मोहम्मद शाह आते हैं। तो मोहम्मद शाह का टाइम है 1719 से लेकर के 1748। और ये मोहम्मद शाह जो है इसका टाइटल है, इसको बोलते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। इसको रंगीला इसलिए कहा जाता है, तो रंगीला वर्ड से आपको पता है कि रंगीन मिजाज के। और इसने जो है एक अच्छा काम करता है कि जो सैयद ब्रदर्स है, जो पॉलिटिकल टर्मोइल जिसकी वजह से देखने को मिलता है कि जब चाहे किसी को भी राजा बना देते हैं और किसी के खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसी करते हैं। तो इसने जो है सैयद ब्रदर्स को मार दिया 1720 में। और किसकी हेल्प से? निज़ामुल मुल्क के हेल्प से, और जो कि असफजा के नाम से भी प्रचलित है, और जिसको चिनकिलिस खान भी कहते हैं, जो बाद में चल के हैदराबाद में निजाम शाही डायनेस्टी बनाएगा और हैदराबाद को इंडिपेंडेंट जो है अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बना देगा। तो मोहम्मद शाह के बाद आता है अहमद शाह। अहमद शाह का टाइम जो है 1748 से 1754 तक का रहता है। और इसमें याद रखेंगे कि यहाँ पे जो है अहमद शाह अब्दाली 2 बार आता है, 1749 से फिर 1752। और अहमद शाह अब्दाली जो आता है अहमद शाह के टाइम पे, जो आलमगीर 2 के टाइम पे और शाह आलम के टाइम पे। तो इन तीनों का जंक्शंस याद रखना है आपको कि अहमद शाह अब्दाली जो है तो इन तीनों के टाइम पे आता है। एक अहमद शाह, आलमगीर 2 और शाह आलम 2। तो आलमगीर 2 का टाइम रहता है 1754 से 59, और यहाँ पे बैटल ऑफ प्लेसी होती है जो 1757 में होती है, काफ़ी डिसिसिव बैटल होता है। तो याद रखना है आपको कि आलमगीर 2 के टाइम पे है। और शाह आलम 2 के टाइम में जो है क्या होता है कि 2 बैटल होते हैं, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ पानीपत। और इसके टाइम पे भी आता है वो अहमद शाह अब्दाली। तो इन तीनों के टाइम पे आता है। और अकबर 2 केस से रिलेटेड हम याद रखेंगे राजा राम मोहन रॉय को जो है उसने राजा की टाइटल दी थी। और जो बहादुर शाह जो है 2, तो बहादुर शाह जफर के नाम पे वो जो है थ्रोन एक्वायर करते हैं, और जो है यही जो है 1857 का जो रिवल्ट है वहाँ पे लीड करते हैं। तो इतने सारे फैक्ट्स है, और ये इसकी जो क्रोनोलॉजी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक बार में याद नहीं होगा, आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, याद रखना पड़ेगा। और जब तक 5 से 6 बार आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक याद नहीं होने वाला। तो आप एक लिस्ट बना के कहीं चिपका लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और वो सारी चीज़ें जो है जो ऑप्शन में डाल दिए जाएंगे तो फिर आप वहाँ पे परेशान होंगे।
तो हमने देख ही लिया कि एम्पायर जो है उतनी अच्छे से रूल नहीं कर पाता है, धीरे धीरे ये जो है डिसइंटीग्रेट होने लगता है। और एक चीज़ देखा था कि जहांगीर शाह के टाइम पे, यानी जो बहादुर शाह की जो डेथ के बाद जो है 4 ग्रुप इवॉल्व होते हैं, जिसमें नोबल्स के ग्रुप है ईरानी, तुर्रानी, अफगानी एंड हिंदुस्तानी। तो ये ग्रुप्स जो है अपना बहुत ज़्यादा जो है एक्टिविटीज़ दिखाने लगते हैं और इंटरफेयर करने लगते हैं राजा के काम में। तो ये फेमस है, तो इसलिए इनको याद रखेंगे कि ईरानी ग्रुप में कौन था। ईरानी ग्रुप में था जुल्फ़िकार खान, ईरानी ग्रुप में हमने देखा था जुल्फ़िकार खान। और तुरानी ग्रुप में था हमारा निज़ामुल मुल्क, एंड जो अफ़गान ब्रदर्स था अफ़गानी में, एंड जो है सैयद ब्रदर्स था हमारा हिंदुस्तानी में। और सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर, जहाँ पे 2 भाई थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। और बाद में जो है फारूक सैयद, बाद में सैयद ब्रदर्स को किसने मारा, तो मोहम्मद शाह ने मारा था। तो हम चलते हैं आगे कि हमने देखा था इजारादारी क्राइसिस। इजारादारी क्या था कि इजारा एक लैंड होता था जो अंपायर जिसको देता था उसको इजारादार बोला जाता था, एक हायर बीडर होता था, और जो अच्छा ज़्यादा सबसे ज़्यादा बोल लगाएगा उसको इजारा मिलेगा, और उस हिसाब से पैसे फिक्स होते थे। तो उतना जो है वो क्राउन को ला के देगा, एम्पायर को ला के देगा, और धीरे धीरे जो है इजारादार बढ़ता जाता है। और इजारा जो है ज़मीन तो लैंड तो फिक्स है, तो वो घटने लगते हैं। और यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि सबको चाहिए फ़ायदा, सबको पैसे चाहिए। तो पैसे कैसे कमाएगा, तो फार्मर्स पे ज़्यादा टैक्स डाल लेगा। तो टैक्स लेगा ज़्यादा तो क्या फार्मर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होगा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये आगे चल के बहुत ज़्यादा जो है इजारादारी क्राइसिस में चीज़ें देखने के लिए मिलता है। और एक चीज़ देखा था हमने कि 1713 में जो है बैटल ऑफ आगरा होता है, जिसके बाद जो है फारूक सैयद गद्दी में बैठता है, उसका हेल्प करता है सैयद ब्रदर। एंड मोहम्मद शाह के टाइम में क्या देखा था कि निज़ामुल मुल्क हेल्प करता है, और वो निज़ामुल मुल्क जो होता है डेक्कन का गवर्नर होता है, लेकिन जो है मोहम्मद शाह ने किसी और को डेक्कन का गवर्नर बना देता है। एक वार होती है, एक लड़ाई होती है इन दोनों के बीच में, मुबारिज़ खां और निज़ामुल मुल्क के बीच में। और जो है निज़ामुल मुल्क वहाँ जा करके उसको हरा देते हैं मुबारिज़ खान को, और यहाँ पे जो है निज़ाम शाही डायनेस्टी बनता है हैदराबाद में, किंगडम ऑफ हैदराबाद के नाम से, ठीक। और इसी के टाइम पे जो है नादिर शाह अटैक करने आता है, तो फिर पुराना जो दोस्त रहता है मोहम्मद शाह मुगल एम्पायर, वो हेल्प लेने आते हैं निज़ामुल मुल्क से। निज़ामुल मुल्क जो है हेल्प करता है, और यहीं पे जो है बैटल ऑफ करनाल होता है 1739 में। तो आप चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे होंगे। देन देखा था कि अहमद शाह अब्दाली आता है। अहमद शाह अब्दाली कहाँ पे है, अहमद शाह इंडिया में है, और अहमद शाह अब्दाली है हमारा अफगानिस्तान में। ये कहाँ से आता है अहमद शाह अब्दाली, जो है पहले एक नादिर शाह हुआ करता था, जो पर्सिया में एक बड़ा किंगडम था, और अफगानिस्तान पर्सिया किंगडम के ही अंदर में ही आता था। तो अफगानिस्तान में होता है अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी, और ये बाद में जो है आता है दिल्ली में, काफ़ी प्लंडर करता है, लूट करता है। और फिर बाद में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो है किसने जो है मराठा को लीड किया था, वो किया था सदाशिवराव भाऊ, ठीक। और ठीक है, हम देखते हैं, हमने देखा था कि मुगल्स के जो डिक्लाइन के जो कॉजेस थे, तो उन सब चीज़ों की देखा था। तो एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। तो एक बार क्विक देख लेते हैं कि जो मुगल एम्पायर के जो है डिक्लाइन होने में कौन कौन से फैक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा जो है रोल निभाया। तो पहला जो था वो नेचर ऑफ मुगल एम्पायर्स थे। तो मुगल एम्पायर का नेचर क्या हो गया था कि जो इस्लामिक फैक्टर्स थे वो काफ़ी इन्वॉल्व होने लगे थे, और वहाँ पे जो है जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स ये सारी चीज़ें था। और तो ये धीरे धीरे जो है एम्पायर का जो हिंदू लोग थे मेजोरिटी, तो उनका ट्रस्ट नहीं जीत पा रहे थे। तो पहला ये हो गया। फिर औरंगजेब के जो पॉलिसीज़ थे डेक्कन में, तो यहाँ पे उसके पॉलिसी का बेसिकली ये चीज़ होगा कि उसे मिलेगा कुछ नहीं डेक्कन में, और बहुत चीज़ें जो है इकोनॉमी अपना जो है लोस्ट कर देगा, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है अपना खो देगा। तो एम्पायर भी कमज़ोर होने लगता है धीरे धीरे उसकी। एंड जो इसके बाद जो है औरंगजेब के बाद जो है वीक सक्सेसर हुए, जिसने जो है आर्मी को, इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर को, किसी भी चीज़ को स्टैंडर्ड करने के लिए कुछ खास काम नहीं कर पाया। इसके बाद जो है औरंगजेब के बाद जो उसका बेटा बनता है बहादुर शाह, तो वो क्या करता है कि वार ऑफ सक्सेशन के बाद आता है, तो नॉवेल्स को खुश करने के लिए बहुत सारे जो है रिवार्ड्स वगैरह चीज़ों को जो नॉवेल्स है उनको देता है। तो जो है धीरे धीरे ट्रेजरी खाली होने लगता है। तो एक रीज़न ये हो गया वीक सक्सेसर्स। फिर वार ऑफ सक्सेशन है कि ये तो हमने देख लिया। एंड जो है जागीरदारी क्राइसिस, कैसे जागीरदारी क्राइसिस क्या है कि लैंड रेवेन्यू फार्मिंग है। यहाँ पे किसान की जो है लैंड का जो है प्रोडक्शन के लिए, फार्मर्स के प्रोडक्शन के लिए जो है
क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए जो है ज़्यादा कुछ टेक्नोलॉजी या फिर इन्वेंशन की जो है चीज़ें नहीं करते हैं, और जब उसके जो है धीरे धीरे जो है जागीरदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो छोटे छोटे लैंड पैच में जो है मान लो कि 100 रुपये अगर देने पड़ते हैं, अब उसको डिवाइड कर दिया गया, तो यहाँ पे 100 रुपये ही लेना है, और यहाँ पे जो जागीरदार है उसको मान लो कि इसको बोल दिया 50 रुपये दो, इसको बोल दिया 50 रुपये, इसको 50 रुपये, तो सब यहाँ पे फ़ायदा कमाना चाहते हैं। तो फ़ायदा जब सब कमाएंगे तो अल्टीमेटली जो है ये वसूल करेंगे जो है 50 की जगह में 75 रुपये वसूल करेंगे इससे, जागीरदार से। तो ऐसे करके इसी लैंड में कितना ज़्यादा वसूल कर लिया, जबकि 100 रुपये पे करना है इसे। तो ये जो क्राइसिस है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एंड जो है मिलिट्री वीकनेस, मिलिट्री बहुत बड़ा मिलिट्री था, और ना ही इसको रेगुलर पेड सैलरी था, ना ही इसकी जो है ट्रेनिंग होती थी, तो मिलिट्री धीरे धीरे वीक होने लगता था। इसी का रीज़न है कि जब ब्रिटिश ने देखा कि जो है एक छोटी सी वार जो है, लाइक प्लासी देख लो आप, एंड बैटल ऑफ बक्सर टाइप की चीज़ें देख लो, तो ये सारे जो है ब्रिटिश देखते हैं, तो देखते हैं कि भाई इतनी आर्मी है इनकी इतनी, और जो है ना ही डिसिप्लिन है ना ही चीज़ है, तो वो देखते हैं कि 10,000 के फ़ौज लेके आते हैं ब्रिटिश, और इसके जो है लाखों के फ़ौज को हरा देते हैं। तो इसी का रीज़न है कि मिलिट्री काफ़ी जो है वीक रहता है इसलिए, और जो है धीरे धीरे जो ट्रेजरी है उसके जो है खाली होने लगते हैं। और एक्सटर्नल चैलेंजेस के रूप में जो बाहर से जो इन्वेडर्स आते हैं, कौन कौन आते हैं, अहमद साहब दाली एंड नादिर शाह, तो ये सारे जो है धीरे धीरे जो है एम्पायर को काफ़ी वीक कर देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि राइज ऑफ रीजनल स्टेट। तो जब मराठा जो फ्रेगमेंट होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, तो उसके बीच में जो है बहुत सारे क्या है, फ्यूडल है, किंगडम्स है, और तो वो धीरे धीरे जो है राइज होना चाहते हैं। तो उनका राइज होता है तो धीरे धीरे जो है अलग अलग जो है रीजनल स्टेट्स बनने लगते हैं। तो उन रीजनल स्टेट्स को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप देखते हो कि अवध, बंगाल, मैसूर, हैदराबाद, केरला वगैरह इस टाइप की जो स्टेट इवॉल्व होते हैं, तो मुगल्स के जो है डिक्लाइन के बाद ही इवॉल्व होते हैं। तो हमको इनका जो है नेचर समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किस टाइप के स्टेट्स थे, और इनका सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस क्या था, एंड जो टाइप्स क्या थे इनके, और इनको इस्टेब्लिश किसने किया। तो आपको सीधे जो है यहाँ से ये जो है कॉन्सेप्चुअल प्लस जो थोड़ा सा फैक्चुअल है, एंड ये मोर और लेस जो है कॉन्सेप्चुअल है। तो आपको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि रीजनल स्टेट्स का जो है एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इसी से एक क्वेश्चन आया है जो मेंस में पूछा गया था, 2017 के पूछा गया था, क्लैरिफाई हाउ मिड 18th सेंचुरी इंडिया वाज बेसेट। बेसेट का कहने का मतलब है सराउंडेड बाई विद द स्पेक्टर ऑफ अ फ्रेगमेंटेड पॉलिसी। इस क्वेश्चन को आप जब पढ़ेंगे तो बेसेट और स्पेक्टर जो है ये टर्म पढ़ के आपको लग रहा होगा कि ये क्या कहना चाह रहा, क्वेश्चन तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये इसको टफ किया गया है ये दोनों वर्ड डाल के। सीधा इसका कहने का मतलब है कि मिड 18th सेंचुरी यानी 1750 के बाद जो है फ्रेगमेंटेड पॉलिसी के बारे में कह रहा है कि उसको एक्सप्लेन करना है। तो हमने पीछे देखा था कि मुगल्स की नीति, वो सारे चीज़ों को, तो वो सब इसका जो है आंसर हो जाएंगे, तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। तो हम क्या देख रहे थे अभी, टाइप्स ऑफ रीजनल स्टेट्स। तो 3 तरीके के जो है राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स देख रहे थे। तो हम पहले इसमें देखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्टेट पढ़ लेंगे कि कितने तरीके के जो है स्टेट्स जो है रीजनल स्टेट्स इवॉल्व होते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे उनके नेचर्स क्या है, उनके लिमिटेशंस क्या है। देन हम पढ़ेंगे कि सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थे उनके। तो ये जो है हमारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, तो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ए नंबर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रीजनल स्टेट्स। तो जो है इसमें 3 तरीके के रीजनल स्टेट्स इवॉल्व हुए। आपको इसका एग्जांपल्स और इसके नेचर, आप जब इसका नेचर जब पढ़ेंगे तो आपको जो है इसके समझ में आएगा, इसका नाम जज कर लेंगे आप। तो इसके जो 3 तरीके के हैं नाम, तो पहला है सक्सेसर स्टेट, फिर है इंडिपेंडेंट किंगडम, और एक है न्यू स्टेट्स। तो थोड़ा थोड़ा नाम से जो है क्लियर हो रहा होगा कि सक्सेसर स्टेट क्या है, इंडिपेंडेंट किंगडम क्या है, और न्यू स्टेट क्या होना चाहिए। तो सक्सेसर स्टेट वो स्टेट है जो मुगल एम्पायर के अंदर में ही रहते थे। सक्सेसर स्टेट जो है मुगल एम्पायर के अंदर में ही है, और वो अपने आप को जो है क्लेम करते हैं ऑटोनॉमी के लिए। धीरे धीरे जो है ऑटोनॉमी क्लेम करते हैं,
और वो जो है मुगल्स के साथ कभी कन्फ्रंट नहीं करते हैं, कभी बैटल नहीं लड़ते हैं। तो मतलब वो है जो ऑटोनॉमी चाहते हैं कि हमें ऑटोनॉमी दे दो, और वो बैटल भी नहीं लड़ रहे हैं। मतलब रिलेशन क्या है मुगल के साथ, काफ़ी अच्छा है, और पावर के लिए जो है बार्गेनिंग कर रहे हैं। तो ऐसे स्टेट्स का नाम आता है सक्सेसर स्टेट्स कहा जाता है। तो सक्सेसर स्टेट्स में तो बताओ ऐसे कौन से स्टेट्स थे जो मुगल से बैटल नहीं ले रहे? तो हैदराबाद था, अवध था, बंगाल था। तो जो हैदराबाद है हमारा, अवध है और बंगाल है, ये मुगल के अंदर में ही था, और ये अपने आप को ऑटोनॉमी क्लेम कर रहे थे। और इन्होंने कभी जो है बंगाल के साथ जो है कन्फ्रंट नहीं किया, कभी वार नहीं लड़ा, सॉरी मुगल के साथ जो है कभी कन्फ्रंट नहीं किया, कभी वार नहीं लड़े, और पावर के लिए बार्गेनिंग कर रहे थे। तो ये है हैदराबाद, अवध और बंगाल है हमारा सक्सेसर स्टेट्स। इसका जो है नाम याद रखना हमें बहुत ज़रूरी है। कोई स्टेट जो है, कोई किंगडम है, कोई स्टेट्स है, किसी के अंदर में कब होगा, इसके लिए कौन सा पैरामीटर्स आप फिक्स करोगे? तो यहाँ पे जो है ये स्टेट मुगल के अंदर है या नहीं है, तो इसको देखने के लिए जो है टू फैक्टर टेस्ट होता है। तो टू फैक्टर टेस्ट का है मतलब कि या तो इसके अंदर में होने का मतलब ये होगा कि मुगल को ये क्या देगा, रेवेन्यू देगा, और इसका जो पॉलिटिकल कोई हाई ऑफिशियल काम होगा तो उसके लिए परमिशन लेगा मुगल से। तो ये दो तरीके से टेस्ट किया जाता था टू फैक्टर टेस्ट में, कि जो है रेवेन्यू शेयरिंग होगा या फिर एज ए ट्रिब्यूट जो है पेमेंट करेगा। एंड उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट में कि परमिशन चाहिए किसी भी हायर अपॉइंटमेंट के लिए, हायर ऑफिशियल्स के जो अपॉइंटमेंट होंगे, दीवान होते हैं, सूबेदार होते हैं, तो इस टाइप के लोगों के जो, तो इसको ये है टू फैक्टर टेस्ट। अगर यहाँ पे जो पास कर दिया तो ये दोनों अगर जो मान लिया तो वो क्या है, जो है मुगल्स के अंदर में है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमने सक्सेसर स्टेट्स देखा, और सक्सेसर स्टेट्स में हमने देखा कि हैदराबाद, अवध और बंगाल जो है मुगल के अंदर में ही रहते हैं, और धीरे धीरे जो है अपना जो ऑटोनॉमी चाहते हैं और अपना स्टेट्स, नया स्टेट्स बना लेते हैं। देन जो है रीजनल स्टेट्स में 3 तरीके के स्टेट्स हमने देखा था, सक्सेसर स्टेट, इंडिपेंडेंट किंगडम एंड न्यू स्टेट्स। तो अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट किंगडम्स में क्या हुआ। तो इंडिपेंडेंट किंगडम्स जो है, आप इनकी नेचर को समझिए क्या था ये। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब जो है अंपायर से उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। इंडिपेंडेंट कब होगा? जब वो पावर के लिए कन्फ्रंट करेगा, बैटल लड़ेगा। तो इनिशियली ये क्या होगा, विद इन द मुगल एम्पायर, इंडिपेंडेंट स्टेट है, पहले मुगल एम्पायर के अंदर में ही है, और वो जो है पहले ही ऑटोनॉमी जो है क्लेम कर चुके हैं। दे ऑलरेडी हैड ऑटोनॉमी, उसके पास पहले से ऑटोनॉमी है। द कन्फ्रंटेड बैटल, वो उसने बैटल लड़ा है, लड़ाई लड़ी है जो है अपने स्टेट को इंडिपेंडेंट करने के लिए। तो ऐसे स्टेट्स थे मैसूर, केरला और राजपूत। इसके 2 कारण हो सकते हैं कि इंडिपेंडेंट किंगडम के, कि मुगल एम्पायर है सेंट्रल में, दिल्ली में बैठा हुआ है, यहाँ पे दिल्ली में बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली में बैठा हुआ है, और यहाँ पे मैसूर है, और इधर केरला है, और इधर राजपूत है। तो यहाँ पे 2 चीज़ देखा जा सकता है कि जो है या तो यहाँ से सेंटर से इसको कंट्रोल करना इजी नहीं है, जो यहाँ पे मैसूर है और केरला है, तो इन लोगों को ऐसे ही ऑटोनॉमी दे दी जाती थी, तो इंडिपेंडेंट वो डिक्लेयर कर देते थे। या फिर इतना कौन आएगा, जो है उस टाइम पे उतनी रेलवे या फिर बाकी चीज़ें तो थी नहीं, तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते थे। एंड जो राजपूत क्या था कि आपको पता होगा कि राजपूत जो है स्ट्रोंगर था, उसकी तो काफ़ी मिलिट्री पावर थी उसकी अच्छी, तो वो स्ट्रोंग थे। तो बहादुर शाह जैसा कि औरंगजेब के बाद जो है मुगल उतना स्ट्रोंग नहीं रहे, तो धीरे धीरे जो है राजपूत ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। तो इंडिपेंडेंट होने के 2 तरीके हो सकते हैं कि हार्ड टू कंट्रोल, या फिर वो हार्ड टू कंट्रोल क्यों है, क्योंकि वो वेरी पावरफुल है, जैसा कि राजपूत पावरफुल थे। एंड जो वेरी फार, बहुत दूर है, जैसा कि मैसूर, केरला। तो हमने अब तक सक्सेसर स्टेट्स देखा एंड इंडिपेंडेंट किंगडम देखा। तो सक्सेसर स्टेट का एग्जांपल अवध हो गया, बंगाल हो गया, एंड हमारा हैदराबाद हो गया। अवध, बंगाल, हैदराबाद, ये क्या है, सक्सेसर स्टेट है। एंड वहीं पे आपको अगर बोल देंगे कि इंडिपेंडेंट किंगडम का नाम बता दो, तो इंडिपेंडेंट किंगडम कौन है?
वो जो खुद को इंडिपेंडेंट कर दिया, मैसूर, केरला एंड राजपूत। अब चलते कि थर्ड टाइप ऑफ स्टेट्स कौन है। तो थर्ड टाइप ऑफ स्टेट्स को बोलते हैं कि न्यू स्टेट्स। वो मुगल के एम्पायर, मुगल के जो है अंदर में कभी नहीं रहे, वो जो है सडनली इवॉल्व हुए, ग्रेजुअली इवॉल्व हुए वो। तो दे वेयर नॉट पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर, वो मुगल एम्पायर का पार्ट नहीं है, और वो जो है अचानक इवॉल्व हुए और उसने जो है स्ट्रगल किया और रिवोल्ट किया और अपना जो है एक न्यू स्टेट्स डिक्लेयर कर दिया, जैसा कि मराठा एंड जाट्स, सिख किंगडम। तो ये सारे जो है न्यू स्टेट्स हैं। कुछ टाइम के लिए जो है अफगान वगैरह भी थे, बुंदेल वगैरह भी था और रोहिल्ला भी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें याद रखने हैं मराठा, जाट्स एंड सिख्स, ये जो है ये न्यू स्टेट्स हैं जो इवोल्व होते हैं, और ये पहले से जो पार्ट नहीं है किसका, मुगल एम्पायर का। तो हमें जो है इन तीनों स्टेट्स के नेचर, रीजनल किंगडम्स कैसे इवोल्व होते हैं, उसका नेचर, लिमिटेशंस एंड सोशो पॉलिटिकल कंडीशन समझना है। तो हमने जो है टाइप्स ऑफ स्टेट्स को समझ लिया कि 3 तरीके के टाइप जो है स्टेट्स इवोल्व हुए। एक है जो सक्सेसर स्टेट कहलाया, जो मुगल के अंडर में थे, वो धीरे धीरे अपने आप ऑटोनॉमी चाहते थे और बैटल नहीं लड़ा इसने। और जो इंडिपेंडेंट किंगडम था वो उसने मुगल के तो अंदर में था, इसने बैटल लड़के अपने आप को इंडिपेंडेंट किंगडम कर दिया, जैसा कि मैसूर, केरला, ये लोग। एंड जो है न्यू स्टेट्स में वो मुगल के अंदर में नहीं था और वो सडनली जो है राइज होते हैं, रिवोल्ट करते हैं और अपना नया स्टेट बना लेते हैं। एंड सक्सेसर स्टेट्स का एग्जांपल कौन से है, आप रिपीट करो मेरे साथ। हैदराबाद, अवध, बंगाल। तो ये है हमारा सक्सेसर स्टेट्स। एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स का एग्जांपल मैसूर, केरला, राजपूत। तो ये इंडिपेंडेंट किंगडम है। और न्यू स्टेट्स का एग्जांपल क्या है, जो मराठा किंगडम है, जाट्स है और सिख्स है, ये सारे क्या है, न्यू स्टेट्स हैं। अब हम चलते हैं कि इसके जो फाउंडर्स थे वो फाउंडर कौन है। तो सक्सेसर स्टेट्स को हमने समझा था कि मुगल के अंदर में ही थे वो, और वो जो है ऑटोनॉमी चाहते थे और उसने अपने जो स्टेट्स को जो है अलग स्टेट डिक्लेयर कर दिया उसको, इसलिए सक्सेसर स्टेट कहते हैं। तो बंगाल में क्या है कि बंगाल में मुर्शिद कुली खान पहले एज ए गवर्नर होता था, गवर्नर था, ठीक। लेकिन जब मुर्शिद कुली, बंगाल में एक परंपरा, यानी जनरली ये परंपरा चलता था कि जो है 2 पोस्ट होते थे, देयर आर 2 पोस्ट, एक था सूबेदार की और एक था गवर्नर की। सॉरी, सूबेदार और गवर्नर तो एक ही चीज़ हो गया। एक दीवान, जो दीवान को कहते थे रेवेन्यू ऑफिसर। तो एक है रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर, और एक है सूबेदार, यानी जिसको गवर्नर कह रहे हैं। तो दोनों पोस्ट अलग अलग होता था। लेकिन जब जो है बंगाल में मुर्शिद कुली खान को गवर्नर बनाया गया तो उसने दोनों पोस्ट अपने आप ले लिया। पहले क्या हो रहा था, रेवेन्यू ऑफिसर अलग है, गवर्नर अलग है। तो यहाँ पे पहले सेपरेशन ऑफ पावर जो है देखने के लिए मिलता है। तो आप जब पॉलिटी पढ़ते हो तो पॉलिटी में देखते हो कि सेपरेशन ऑफ पावर होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में भी है, पावर को सेपरेट रखा गया है। तो यहाँ पे जो है सेपरेशन ऑफ पावर होता है रेवेन्यू ऑफिसर और गवर्नर के बीच में, बंगाल में नॉर्मली। लेकिन जो है मुर्शिद कुली खान जब आते हैं तो अपने आप को जो है गवर्नर एंड दीवान डिक्लेयर कर देते हैं, और वो अपने आप को जो है बंगाल का नवाब और जो है दीवान दोनों डिक्लेयर करते हैं और उसको एक सक्सेसर स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है पहली बार जो है इवॉल्व कहाँ से हुआ, मॉन्टेस्क्यू कहते हैं अपने द स्पिरिट ऑफ लॉज, उनकी बुक है। तो मॉन्टेस्क्यू की कॉन्सेप्ट है कि सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। और वहीं पे एक देखेंगे कि जो है फ्रांस में एक राजा हुआ करते थे लुई 14, जो कहते थे आई एम द स्टेट्स, मैं ही राज हूँ, मतलब उसके वो जो चाहेगा वो होगा, मनमर्जी से, वहाँ पे कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं चलती। तो लुई 14 ये कहता था सेम पैरेलली टाइम पे। एंड जो है मॉन्टेस्क्यू क्या कहता था, द स्पिरिट ऑफ लॉज में वो कहता है कि एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है उनके बीच में जो है सेपरेट पावर होनी चाहिए।
तो जो है बंगाल में पहले से चल रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन दो तरीके से चल रहा था, एक गवर्नर जो है वो सूबेदार होता था और रेवेन्यू ऑफिसर जो है एज ए दीवान होता। लेकिन बंगाल को जो है मुर्शिद कुली खान ने उसको सक्सेसर स्टेट डिक्लेयर करने के बाद जो है गवर्नर खुद बन गया और खुद ही दीवान बन गया। देन उसके बाद क्या होता है कि हैदराबाद, हमने देखा था कि हैदराबाद में जो है निजाम शाही डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं निजामुल मुल्क, जिसको आप असद जाह भी कहते हो या फिर जिसको चिनकलीस खां भी कहा जाता है। तो वो निजामुल मुल्क का ही नाम है, असद जाह चिनकलीस खां। तो हैदराबाद एक क्या है सक्सेसर स्टेट है, और वहीं पे अवध। तो ये तीन स्टेट हमने देखा था, बंगाल, हैदराबाद, अवध। तो इनके फाउंडर के नाम जो है हमें याद रखना ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार चीज़ें को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जितनी रिपीटेशंस होंगे उतना चीज़ों को याद रखना ईजी है। आपको रिवीजन जो है बार बार रिवीजन करने हैं, तो आप रिवीजन नहीं करेंगे तो ये आपको याद नहीं रहने वाला। ये चीज़ें आपने 5 दिन पहले क्या खाया, क्या पहना, आपको याद है? नहीं है। तो उसी तरीके से चीज़ें हैं, आप अगर रिवाइज करेंगे, याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। तो अवध को जो इस्टेब्लिश किया उस बुरहानुल मुल्क जो थे, वो अवध को एक सक्सेसर स्टेट बनाया, इंडिपेंडेंट बना दिया, अवध को मुगल से अलग कर दिया। तो 3 स्टेट अलग हो गए जो सक्सेसर स्टेट में थे, बंगाल मुर्शिद कुली खां, हैदराबाद जो निजामुल मुल्क जो है उसको अलग कर लेते हैं, और अवध जो है बुरहानुल मुल्क अलग कर लेते हैं। और कहीं कहीं आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि हैदराबाद से जो है कार्नेटिक, आपने सुना होगा कि कार्नेटिक वार जो होते हैं फ्रेंच और जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनके बीच में होते हैं, है ना। 3 कार्नेटिक वार होते हैं। तो ये कार्नेटिक जो है हैदराबाद से ही अलग होके एक किंगडम इवॉल्व होते हैं कार्नेटिक, और जिसकी राजधानी अर्कोट होती है। तो उसको भी सक्सेसर स्टेट की कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो सक्सेसर स्टेट में बंगाल को मुर्शिद कुली खां एंड हैदराबाद को निजामुल मुल्क एंड जो है अवध को बुरहानुल मुल्क। एंड दूसरा कैटेगरी था हमारा इंडिपेंडेंट किंगडम। इसके फीचर्स क्या थे इंडिपेंडेंट किंगडम्स के? ये जो मुगल के एम्पायर थे, बैटल लड़ा इसने और ख़ुद को इंडिपेंडेंट कर दिया। तो मैसूर है, केरला है और राजपूत से। तो मैसूर को जो है इंडिपेंडेंट किसने किया? हैदर अली। मैसूर को जो है इंडिपेंडेंट किया हैदर अली। हैदर अली पहले जो है एक वॉडियर डायनेस्टी थी, उसके अंदर एक सोल्जर हुआ करता था, और वॉडियर डायनेस्टी से पहले जो है विजयनगर अंपायर हुआ करता था। विजयनगर अंपायर, वॉडियर डायनेस्टी। तो विजयनगर अंपायर जो थे, पहला क्या था? विजयनगर अंपायर था, फिर उसके बाद बना वॉडियर डायनेस्टी, एंड वॉडियर डायनेस्टी से ही जो है हैदर अली ने मैसूर को इंडिपेंडेंट करता है और मैसूर इवॉल्व होता है एज ए इंडिपेंडेंट किंगडम। देन जो है केरला जो है मार्टन वर्मा, केरला को इंडिपेंडेंट कौन करता है? मार्टन वर्मा। एंड राजपूत को ये 2 लोग हैं, अजीत सिंह और जय सिंह। तो इंडिपेंडेंट किंगडम में हमने 3 लोगों का नाम देखा था, मैसूर, केरला और राजपूत। तो मैसूर को हैदर अली, राजपूत को जो है अजीत सिंह एंड जय सिंह, एंड केरला को मार्टन वर्मा। तो और सक्सेसर स्टेट में 3 स्टेट था, बंगाल को मुर्शिद कुली खां, हैदराबाद को निजामुल मुल्क एंड अवध को बुरहानुल मुल्क। अब आगे चलते हैं कि हमारा जो न्यू स्टेट्स है तो उनमें जो है चीज़ें कौन कौन थे। न्यू स्टेट्स में देख लेते हैं कि न्यू स्टेट्स जो है मराठा, जाट, सिख स्टेट। तो मराठा में आपको पता है कि शिवाजी महाराज जो थे वो मराठा को न्यू स्टेट डिक्लेयर करते हैं, शिवाजी महाराज। एंड जो है जाट के टाइम पे सूरजमल जाट। एंड सिख स्टेट जो है किसके इसमें होता है? सिख एज ए फेथ, एज ए रिलीजन पहले से था, लेकिन उसको एक स्टेट बनाना, एक मिलिट्री जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे जो है उसको स्टेट बनाना किसके टाइम पे हुआ? महाराजा रंजीत सिंह हुआ। तो पहले क्या हुआ करता था कि सिख्स के एक छोटे छोटे जो है ग्रुप्स जो है रहते थे पैच में, उसको मिसल्स कहा जाता था। तो ऐसे 12 मिसल्स हुआ करते थे। इन 12 मिसल्स को एक करके जो है महाराजा रंजीत सिंह ने एक पंजाब किंगडम बनाया, यानी सिख किंगडम बनाया। तो जो है महाराजा जो रंजीत सिंह थे वो
सुकर चकिया मिसल से थे। तो 12 मिसल्स है टोटल, कितने 12 मिसल्स है। और जो है सुकर चकिया मिसल से था हमारा महाराजा रंजीत सिंह, जो सिख किंगडम को इंडिपेंडेंट। तो एक बार हम देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, 3 तरीके के जो है रीजनल स्टेट जो है इवॉल्व होते हैं। पहला है सक्सेसर स्टेट्स, जिसमें है बंगाल, अवध और क्या है हैदराबाद है। तो बंगाल में मुर्शिद कुली खां और अवध में हमारा बुरहानुल मुल्क और हैदराबाद में निज़ामुल मुल्क, ठीक है। एंड जो है इंडिपेंडेंट किंगडम में भी 3 स्टेट्स जो है मैसूर, केरला, राजपूत। मैसूर को हैदर अली इंडिपेंडेंट करता है, केरला को मार्टन वर्मा, जो है राजपूत को अजीत सिंह, जय सिंह। एंड न्यू स्टेट्स में जो है 3 स्टेट्स मराठा, जाट, सिख। मराठा को कौन, शिवाजी, एंड जाट जो है वो सूरजमल, एंड जो है सिख स्टेट को महाराजा रंजीत सिंह, जो सुकर चकिया मिसल से था। ये जो स्टेट्स है, जो रीजनल किंगडम जो इवॉल्व हुए, तो इसमें कुछ कॉमन फीचर्स है, इसके लिमिटेशंस है। तो उन सब चीज़ों, लिमिटेशंस हमेशा जो है नेगेटिव में दिखते हैं, और नेचर में आपको पॉजिटिव चीज़ें भी दिख सकता है, नेगेटिव भी दिख सकता है। तो अब हम जो है रीजनल स्टेट्स जो है सक्सेसर स्टेट हो या फिर इंडिपेंडेंट स्टेट हो या फिर न्यू स्टेट्स हो, तो इनमें जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इसके नेचर्स है, तो उनको देख लेते हैं कि क्या नेचर्स हैं। सबसे पहला रीजनल इन कैरेक्टर, तो जो है एक पहला मुगल एम्पायर बहुत वास्ट था, तो धीरे धीरे टूट के अलग अलग जगह जो है रीजनल कैरेक्टर इसलिए है कि इसका जो लिमिटेड जियोग्राफी है, जो रीजनल स्टेट बने हैं उसका लिमिटेड जियोग्राफी है और लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो इसका एक कैरेक्टर हो गया। देन दूसरा कैरेक्टर क्या है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री सिस्टम। इसका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री सिस्टम जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वीक होता है। वीक क्यों होगा? लैक ऑफ रिसोर्सेस, इसके पास ज़्यादा लैंड नहीं है, ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, तो जो है इसकी वजह से जो है फाइनेंशियल सिस्टम जो है कम होगा। और इसमें जो है ये लोग जो है वहाँ पे जो उस टाइम तक था इंडिया एग्रीकल्चरिस्ट सोसाइटी था, एग्रीकल्चर ही एक रिसोर्स था जहाँ पे चीज़ें अच्छे से जो है राजा को जो है टैक्स वगैरह मिलते थे। और ये लोग जो है ना तो प्रोडक्शन के लिए कुछ अच्छा करते थे और किसानों को अपने हिसाब से छोड़ देते थे, ना ही उसको इंसेंटिवाइज करते थे। तो यहाँ पे जो है किसान बहुत ज़्यादा जो है डिमोटिवेट होते थे, तो अच्छे से वो चीज़ों को ना उगाएंगे ना चीज़ों को मतलब हैप्पी रहेंगे। तो यहाँ पे जो है फाइनेंशियल सिस्टम उतने अच्छे नहीं है और मिलिट्री को ना ही रेगुलर जो है ट्रेनिंग दिया जा रहा है और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रही है। तो ये सब जो है वीक है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है और मिलिट्री सिस्टम है। एंड जो है आपस में ये लोग जो है वारफेयर में लगे हैं। तो आपको पता है कि जो जितना लैंड एक्वायर करेगा उसको इतना इजारादारी क्राइसिस क्या था, जिसके पास जितना लैंड है उसके पास उतना पैसा है। तो ये लोग आपस में कांस्टेंट वारफेयर करते हैं कि इसको पैसे चाहिए तो उसने उसको हड़प लिया, वहाँ पे जो है रिसोर्सेज उसको मिल जाएंगे। तो ये कांस्टेंट वारफेयर में रहते थे, तो उतने अच्छे से ये जो है एक्सपेंस नहीं कर पाए और नेबर्स के साथ हमेशा जो है राइवलरी में रहे। तो वहीं पे अगर मैसूर देख लेंगे तो मैसूर मराठा के साथ भी लड़ता है और हैदराबाद के साथ भी लड़ता है, और मैसूर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा था तब भी। तो ये लोग क्या है कांस्टेंट वारफेयर में है। एंड ये जो है मुगल से तो भले मुगल को चैलेंज देके जो अपना एम्पायर को आउट कर लिया, अलग हो गया, लेकिन इनके पास इतनी पावर नहीं थी कि ये खुद को यूनिफाई कर रखें। रीजनल स्टेट्स जितने भी थे दोज आर नॉट यूनाइटेड, मतलब उनमें उतनी इच्छा शक्ति या फिर इतनी पावर नहीं थी कि होल जो इंडिया को जो है तो पूरा को वो यूनाइट कर ले और अपने एक राजा जो है उसको शासन चलाए। तो एक ये हो गया कि दे वेर स्ट्रॉन्ग इनफ टू चैलेंज मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर को चैलेंज कर सकता था, बट नन ऑफ वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू क्रिएट एन ऑल इंडिया स्टेट्स, मतलब ऑल इंडिया स्टेट्स कोई क्रिएट नहीं कर सकता था। 5th नंबर है, हमने बार बार देख रहे कि जागीरदारी क्राइसिस हो रहा है। जागीरदारी क्राइसिस की छोटी छोटी लैंड पहले है, मान लो कि एक आदमी को जागीर मिला हुआ है, अब जागीरदार धीरे धीरे बढ़ेंगे तो डिवाइड होगा। और इस आदमी से पहले बोला गया था कि हमें 100 रुपये देना, मुगल बोल रहे हैं, अभी भी मुगल बोल रहे हैं इन सबसे कि 100 रुपये हमें देना, तो मतलब 25-25 में डिवाइड हो जाएगा। तो ये अकेला आदमी जो किसान से ले रहा होगा पहले तो 200 लेगा, तो इसका खुद का 100 रुपये फ़ायदा कमा रहा होगा। अब क्या करेगा
कि सबसे 25-25 ले आ रहा है, तो यहाँ पे ये दुगना फायदा कमाने के लिए किसान से दुगना 3 गुना अब वसूलेंगे छोटे छोटे करके। तो यहाँ के जो किसान है वो अल्टीमेटली क्या जा रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो किसानों की हालत क्या होगा, काफ़ी डिपेंडली जो है वर्स्ट हो जाएगा। तो जो है जागीरदारी क्राइसिस जो है काफ़ी जो है देखने के लिए मिला था मुगल एम्पायर में। फिर उसके बाद जो है ये लोग जो भी है, इन लोगों को भी काफ़ी जागीरदारी क्राइसिस जो है, क्राइसिस डिपेंडली मोर अग्रेसिवली इसको हार्म किया, रीजनल स्टेट्स को भी। एंड जो है 6 पॉइंट है हमारा कि यहाँ पे जो है ट्रेड जो है थोड़े बहुत होते थे, इकोनॉमी जो है स्टेगनेंट था। स्टेगनेंट इसलिए था कि यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर सोसाइटी थे उसको डेवलप नहीं किया जा रहा था, एग्रीकल्चर को जो है नेग्लेक्ट कर दिया गया था और ट्रेड वगैरह पे फोकस हो रहे थे। 6 नंबर पॉइंट है हमारा कि ट्रेड जो है प्रोस्परस था बट रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी स्टेगनेंट, मतलब ट्रेड आपका प्रोस्परस है और इकोनॉमी जो है स्टेगनेंट है, तो आपका सोसाइटी उतनी डेवलप नहीं करेगी। स्टेगनेंट क्यों है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे ना ही कोई नया इनोवेशंस आ रहा है, ना ही वहाँ पे जो है किसान को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, लेकिन वहीं पे जो ट्रेड को इंसेंटिवाइज कर रहा था, फ्री ट्रेड वगैरह हो रहा था। तो एग्रीकल्चर जो है वहाँ पे काफ़ी वर्स्ट चीज़ में चले जाता है। और यहाँ पे एक एग्जांपल देखने को मिलता है कि जागीरदारी क्राइसिस जो है किसानों के जो कंडीशंस थे बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, परेशान करते हैं, और वो मतलब बहुत लोग जो है बहुत परेशान रहते हैं। अब 7 पॉइंट है हमारा कि वो लोग जो है थोड़ा जो है लिबरल और टॉलरेंट होते हैं। दे वेयर कंपेरेटिवली लिबरल एंड टॉलरेंट, क्योंकि उसको क्या चाहिए कि लोकल सपोर्ट चाहिए। आप नए राज्य में बनाए हो, खुद का राइज हुए हो, तो आपको लोकल का सपोर्ट चाहिए। लोकल अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी चीज़ कैसे करेंगे। तो लोकल्स के सपोर्ट के लिए वो क्या थे, लिबरल थे, टॉलरेंट थे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखने के लिए मिलेगा आपको। एक्सेप्शंस क्या मिलेगा कि जब मैसूर किंगडम में इवॉल्व हुआ हैदर अली, तो वहाँ पे पॉलीगार्ड्स हुआ करते थे। पॉलीगार्ड्स आप ये समझिए कि जो फ्यूडल्स है जिनके पास बहुत सारे ज़मीन है, वो पॉलीगार्ड जो है, साउथ में किसान को ही पॉलीगार्ड्स कहते हैं, जमींदार्स को। ठीक, तो ये जो है पहले वोडियार डायनेस्टी था, उसके जो साथ जो था लोयल था। वोडियार कैसे बना था, जब विजयनगर एम्पायर था वहीं से फ्रेगमेंटेड होकर वोडियार जो है डायनेस्टी बना था। तो वोडियार से बना था मैसूर किंगडम। तो पॉलीगार्ड्स के साथ उसने क्या किया, सप्रेशन की नीति अपनाई, क्योंकि उसको क्या चाहिए, रूल करना है, और पॉलीगार्ड्स किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो है हमने देखा था कि मैसूर में जो है पॉलीगार्ड्स को सप्रेस करते हैं मैसूर में हैदर अली, एंड जो है उसके बाद जो है वो रूल करते हैं अच्छे से मैसूर को। हैदर अली कौन था, कमांडर था, कहाँ पे, वोडियार डायनेस्टी का। यहाँ पे बेसिकली जो है पॉलीगार्ड्स को मानने का एक ये रहता है कि लेजिटिमेसी, वो लेजिटिमेट होना बहुत ज़रूरी है। वो चाहते थे कि वोडियार ही रूल करे, लेकिन हैदर अली एक जो है एबल कमांडर था, और तो वो खुद को एक जो है अपना किंगडम का राजा मानता था, एंड जो है उसको इंडिपेंडेंट कराया। तो पॉलीगार्ड्स को इसलिए उसने सप्रेस किया। तो हम जो है टॉपिक पढ़ रहे थे रीजनल किंगडम, कैसे ये बोल हुआ, हमने टाइप्स ऑफ स्टेट्स देख लिए। उसका जो है क्या देखा फिर हमने, जो कैसे किसने जो है उसको नया स्टेट्स किंगडम बनाया, एंड जो है हमने उसके देख लिए कि नेचर्स देख लिए, लिमिटेशंस क्या था। एंड जो है 3rd पॉइंट है हमारा सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस। तो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसा रहा जो है बाकी जो स्टेट्स, जो नए नए स्टेट्स इवॉल्व हुए उनके। तो इसको हम एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं कि इसका कंडीशन कैसा रहा। क्वेश्चन है, देयर वाज अ टर्बुलेंट सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इन 18th सेंचुरी, व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स था सोशो इकोनॉमिक कंडीशन 18वीं सेंचुरी में। तो ये क्वेश्चन है। तो ये है रीजनल स्टेट्स की जो है सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में ही है। तो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन 18वीं सेंचुरी में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर को देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, जो है टेक्निकली बहुत बैकवर्ड है। ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उसी को फॉलो किया जा रहा है, और उसको ना ही इनोवेशंस आ रहे हैं, ना ही डेवलपमेंट आ रहे हैं, ना ही कुछ हो रहा है। तो एग्रीकल्चर क्या है, टेक्निकली बैकवर्ड है। जो है कन्वेंशनल जो मीन्स है उसी से एग्रीकल्चर हो रहा है।
देयर वाज नो एफर्ट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कोई एफर्ट नहीं हो रहा, ना ही स्टेट्स की तरफ से ना ही फार्मर्स की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या चाहिए, राजा को मोर एंड मोर रेवेन्यू चाहिए। तो फार्मर्स कहाँ से रेवेन्यू लाएंगे जब तक प्रोडक्टिविटी अच्छा नहीं होगा? तो ये डिससेटिस्फाइड रहते थे फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ पे परसुएडेड होते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। तो जो है एग्रीकल्चर को देख लिया हमने। हम इंडिया को देखें ट्रेड एंड कॉमर्स के हिसाब से 18th सेंचुरी में, तो हमारा क्या था, नेट एक्सपोर्ट होता था, बाहर जाता था। हम यानी बाहर से चीज़ों को कम मंगाते थे और ज़्यादा चीज़ें भेजते थे। तो ज़्यादा एक्सपोर्ट हम बाहर जो ज़्यादा भेज रहे हैं, तो हमारे वहाँ बाहर से जो है सोने चांदी जो बुलियंस वगैरह है वो हमारे यहाँ आएंगे, तो प्रीशियस जो मेटल है तो वो हमारे पास आएंगे। तो ट्रेड एंड कॉमर्स में ये चीज़ें होता था। ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिश आए तो वो चीज़ों को धीरे धीरे जो है काफ़ी वोस्ट करने लगे। तो तब तक जो था इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था ब्रिटिश के आने से पहले काफ़ी फ्लोरिश था। तो ये सब चीज़ें था इंडिया में। तो इंडिया को 18th सेंचुरी के हिसाब से देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स में, तो इंडिया को बोला जाता था सिंक ऑफ प्रीशियस मेटल। सिंक ऑफ प्रीशियस मेटल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो हम हैं नेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है हम बाहर में सामानों को अपने जो है हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो है बाहर जाके बेच रहे हैं। तो ये काफ़ी जो है फ्लोरिश था जो हमारा ट्रेड। एंड वहीं पे देख लेते कि शिप बिल्डिंग जो है इंडस्ट्री को देखा जाए तो इंडिया में जो है उतनी अच्छे से शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री वगैरह नहीं हुई, लेकिन जो पोर्ट्स के जो है साइड जो स्टेट है तो वहाँ पे काफ़ी एफर्ट्स देखने के लिए मिलता है कि महाराष्ट्र में जो है शिवाजी जो है मॉडर्न नेवी बनाते हैं अपना, तो वहाँ पे शिप का बिल्डिंग का ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। एंड जो है आंध्र प्रदेश में हमें थोड़ा देखने के लिए मिलता है, और ये जो बंगाल वाले रीजन है वहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। एक चीज़ आपको पता होगा कि जब वास्को डी गामा आता है तो कालीकट में जो है जमोरीन उसका स्वागत करता है। तो ये जमोरीन क्या है, ये जो पोर्चुगीज आए थे वास्को डी गामा, तो वो उसको जो है हिंदी में क्या होता है समुद्री, तो उसने बोला समूरीन, समुद्री लोगों को समूरीन कहा उसने, समुद्री से हुआ समूरीन। ठीक है, और उसके जो है समूरीन वो बोल नहीं पाया तो जमूरीन बोल दिया, तो जमूरीन वहाँ से टाइटल आता है। टाइटल जमूरीन एक टाइटल है, जमूरीन एक इंसान का नाम नहीं, जमूरीन इंसान के साथ साथ जो है उसकी एक टाइटल को दिखाता है, और एक बाद में एक डायनेस्टी बन जाती है। तो कालीकट में जो जमूरीन राजा होता है तो उसमें जो है कुछ जो ट्रेडिशनल लोग हैं तो वो शिप बिल्डिंग का काम करते हैं, जो बेसिकली जो है मुस्लिम लोग होते हैं, और जो है कुंजली मरिक्कर्स होते हैं। कुंजली मरिक्कर्स जो है ये शिप बिल्डिंग के कार्य करते हैं, और ये है मुस्लिम्स। तो ये जो है किसको हेल्प कर रहे हैं, ये कुंजली मरिक्कर्स कालीकट में जो राजा है जमूरीन के यहाँ पे जो है हेल्प कर रहे हैं कुंजली मरिक्कर्स जो शिप बिल्डिंग वगैरह में। तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में हमने देखा कि जो महाराष्ट्र में जो है शिवाजी नेवी बनाते हैं, फिर आंध्र प्रदेश बंगाल में भी ये शिप बिल्डिंग को देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो है हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंस ज़्यादा मिलता है कि जब जमूरीन होते हैं तो उनके यहाँ कुंजली मरिक्कर्स ये जो मुस्लिम कम्युनिटी होते हैं तो वो शिप को बिल्ड करते हैं, शिप बिल्डिंग करते हैं, और यहाँ पे शिप का जो है अच्छा खासा इंडस्ट्री चलता है। अगर हम देखें कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में एजुकेशन को अगर हम देखें तो एजुकेशन क्या है हमारा हाईली ट्रेडिशनल है। यहाँ पे ट्रेडिशनल जो चीज़ें है उसको फॉलो किया जा रहा है इंडिया में। लिटरेचर, लॉ, रिलीजन, फिलोसफी एंड लॉजिक्स, हम बेसिकली किस चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं 18th सेंचुरी के आसपास में। अपने लिटरेचर को अच्छे से फ्लोरिश हो रहा है, रिलीजन काफ़ी अच्छे से जो है प्रमोट हो रहे हैं, फिलोसफी को भी ठीक है, एंड लॉजिक्स वगैरह भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ों का अभाव रह रहा था। क्या? एक साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है वो, एंड जो है मैथमेटिक्स का जो इवोल्यूशन है। वैसे तो हमने जीरो वगैरह की खोज आर्यभट्ट हुए, फिर रामानुजन हुए, ये सारे तो ये पहले ही काफ़ी अच्छे से कर लिए थे हमने। लेकिन साइंस और जो है मैथमेटिक्स में जो है 18th सेंचुरी के बाद जो है आसपास वो उतने अच्छे से जो है ये ग्रोथ नहीं हुआ। तो ये हाईली बैकवर्ड था उस समय, जबकि ट्रेडिशनल जो नॉलेज है वो काफ़ी फ्लोरिश कर रहा था। अब हम यहाँ देखेंगे कि हिंदू और मुस्लिम को अगर जो है हम देख ले कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है स्कूली वाला और हायर एजुकेशन जो है उसको अगर कंपेयर करें तो हिंदुओं के लिए होता था पाठशाला, हिंदुओं के लिए हो रहा है पाठशाला,
एंड मुस्लिम्स के लिए होता है मकतब, एलिमेंट्री एजुकेशन। और यहीं पे हमें देखने के लिए मिलता था कि हायर एजुकेशन में जो है मुस्लिम्स के लिए मदरसा होते थे हायर एजुकेशन के लिए, और जो है हिंदुओं के लिए होता था चतुष्पतिस। चतुष्पतिस जो है हिंदुओं के लिए, या फिर टोल्स बोलते हैं उसको। तो जो है एजुकेशन में हमने काफ़ी जो है स्केटर्ड चीज़ें देख रहे हैं कि एलिमेंट्री जो है हिंदुओं को एजुकेशन अलग दिया जा रहा है, हायर एजुकेशन अलग दिया जा रहा है मुस्लिमों को। तो ये, और यहाँ पे जो है कास्ट सिस्टम जो है प्रोमिनेंट था ही, 4 तरीके जो कास्ट है वर्णा सिस्टम, तो वो सारे। और लोअर कास्ट को जो है यहाँ पे एजुकेशन नहीं मिलता, लोअर कास्ट को जो है एजुकेशन मिलता था, लेकिन वुमेंस जो है वुमेंस आर हाईली नेग्लेक्टेड। वुमेंस को जो है एजुकेशन नहीं मिलता था। ऑल्थो क्या है यहाँ पे एजुकेशन सिर्फ ट्रेडिशनल ही एजुकेशन मिल रहा है, लेकिन वुमेंस को तब भी नेग्लेक्ट किया गया है, वुमेंस को एजुकेशन नहीं मिल रहा है। लोअर कास्ट को जो है एजुकेशन वगैरह थोड़े बहुत मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एजुकेशन को देखा। अगर हम यहाँ की सोसाइटी को देखें तो सोसाइटी क्या है, हिंदू मुस्लिम में डिवाइडेड है। और हिंदुओं में क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे भी डिवीजन है, कास्ट है, वर्णा है, अनटचेबल्स है। तो 4 तरीके से जो वर्णा है, तो ये सब देखने के लिए मिलता है हमें। और मुस्लिम्स में भी जो है अशरफ और अजलफ में डिवाइडेड है। अजलफ जो है लोकल कन्वर्टेड है, एंड अपर क्लासेस मुस्लिम को बोलते हैं अशरफ। तो सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड है। एंड पोजीशन ऑफ वुमेन को अगर देखा जाए तो वुमेन की पोजीशन क्या थी 18 सेंचुरी के आसपास। तो यहाँ पे पॉलीगमी हो रही है, सती हो रही है, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है वुमेन्स के अगेंस्ट, पर्दा सिस्टम चल रहा है, चाइल्ड मैरिज हो रहे हैं, लैक ऑफ एजुकेशन। हमने देखा कि लास्ट में अभी थोड़ी देर पहले की हमने कि लैक ऑफ एजुकेशन, वुमेन को एजुकेशन नहीं मिल रहा है। फीमेल इन्फेंटिसाइड, जितनी भी वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम हो सकते हैं वो सारे जो है यहाँ पे चल रहे थे। पोजीशन ऑफ वुमेन क्या है, बहुत डाउनग्रेडेड है। पॉलीगेमी हो रही है, सती प्रथा है, डाउरी है, विडोरी मैरिज नहीं हो रही है, विडो रीमैरिज नहीं हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, पर्दा सिस्टम है, चाइल्ड मैरिज है, लैक ऑफ एजुकेशन हो रहे हैं। तो फीमेल जो है इन्फेंटिसाइड भी हो रहे हैं ये सारे। तो सती को हटाने के लिए जो है उसी टाइम पे कुछ लोगों ने जो काम किया, तो सवाई जयसिंह जो थे आमेर के, तो उसने थोड़ा एफर्ट लगाया इसको एबोलिश करने के लिए, तो वो कामयाब नहीं हो पाए। तो उसी के साथ साथ जो मराठा के एक जनरल थे पुरुषोत्तम दास ने जो है सती के खिलाफ आवाज़ उठाया। अब बाद में जो सक्सेसफुल होते हैं सती सिस्टम को बंद करने के लिए राजाराम मोहन रॉय, तो ये सती को एबोलिश करते हैं। और नाउ जो है स्लेवरी देखते हैं। स्लेवरी उतना हम इंडिया में देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो है यहाँ पे एज ए डोमेस्टिक वर्क के रूप में स्लेब्स को है, वुमेन स्लेब्स को यूज किया जाता था डोमेस्टिक वर्क में, जैसे कि राजपूत, क्षत्रिय वगैरह में, कास्ट वगैरह में। और ये जो स्लेब्स है इंडिया में इथोपिया के जो है एबिसिनिया जो है वहाँ से लेके आया जाता था। तो स्लेवरी उतना प्रोमिनेंट नहीं था, लेकिन वुमेन्स एज ए स्लेब डोमेस्टिक स्लेब्स के रूप में यूज किए जाते थे, डोमेस्टिक वर्क के रूप में। और एबिसिनिया जो है इथोपिया से वहाँ से लेके आया जाता था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, कल्चर, इन सबको अगर देखें तो कैसे डेवलप हुआ। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं कि 18 सेंचुरी में जो है सोशल इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ रहे हैं, जब हमारा रीजनल किंगडम इवॉल्व हुआ है। तो यहाँ पे जो है अलग अलग रीजनल किंगडम है, अलग अलग में क्या होगा, आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, ये सारे इवॉल्व होंगे। तो असफुद्दौला उसने बड़ा ईमानबाड़ा बनाया लखनऊ में 1784 के आसपास। इन सवाई जयसिंह जो है, आप जिनको जानते हो पिंक सिटी ऑफ जयपुर के नाम से, सवाई जयसिंह ने बनाया पिंक सिटी ऑफ जयपुर। और उसके साथ साथ उसने बनाया 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटिव बनाया, जो कि था उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, बनारस और हैदराबाद। तो ये सारे जो है आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर में काम हो रहे हैं। क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, असफुद्दौला क्या बना रहा है, इमामबाड़ा बना रहे हैं अपना लखनऊ में, और सवाई जयसिंह पिंक सिटी बना रहे हैं, और जो है 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटिव बनाया है उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, बनारस और मथुरा। और ये सब क्या हो रहा है, फर्स्ट हाफ ऑफ 18 सेंचुरी में ही हो रहा है। और केरला वगैरह में अगर हम देखें तो केरला में क्या हो रहा है, तो ये है पद्मनाभपुरम पैलेस, जो आर्किटेक्चर पैलेस है, जो मूरल इसमें बना है,
तो केरला में ये हो रहा है। और पेंटिंग अगर देख ले राजपूताना में या फिर कांगड़ा स्कूल्स में, तो ये सारे भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे जो है हमें आर्ट में देखने के लिए मिलते हैं मीर सौदा, नज़ीर एंड मिर्ज़ा गालिब, ये लोग काफ़ी प्रोमिनेंट थे 18th सेंचुरी में, तो हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। अब मलयालम लिटरेचर्स जो है हम ये देख लेते हैं। जो मलयालम लिटरेचर जो है देखने के लिए मिलता है, ये है नाम्बियर पोएट है, जिसका फेमस है ये कंचन नाम्बियर, ये पोएट्री फेमस है। तो हमें जो है 18th सेंचुरी में आर्ट एंड कल्चर में ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलता है। तो हम एक बार जो है चीज़ों को देख लेते कि हमने इस क्लास में क्या समझा। तो हम स्टार्ट किए थे कि राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। हमने यहाँ पे ये जो टॉपिक जो है हमारा काफ़ी कॉन्सेप्चुअल था। तो टाइप्स ऑफ स्टेट्स पर 3 तरीके के स्टेट्स पर, सक्सेसर स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट और न्यू स्टेट्स, और उनकी नेचर क्या थी, लिमिटेशंस क्या थे, कि काफ़ी सब में कॉमन चीज़ें था। और जो है 18th सेंचुरी में जो है हमारा इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, तो उनको हमने देखा। और जो है दोस्तों हमने इस चैप्टर को जो कर लिया है, और इसके साथ जो है हम 10 क्वेश्चन देंगे। अभी नहीं हुआ तो अभी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में उस 10 क्वेश्चन को लेके आएंगे, और आप उससे ज़रूर कर लेना। आपके 10 क्वेश्चन में से 8 से 7 क्वेश्चन तो सॉल्व होने ही चाहिए। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं कि कैसे यूरोपियंस इंडिया में आते हैं, और जो है जैसे कि पोर्चुगीज आते हैं, डच आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं, फ्रेंच आते हैं और डेन्स भी आते हैं। तो ये लोग जो है कैसे इंडिया को कॉन्कर करते हैं, फिर 200-250 साल तक रूल करते हैं। तो जो है उस पूरी प्रोसेसर को समझेंगे कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो उसको मिस मत कीजिएगा, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।